यमन से एक बार फिर तशवीशनाक खबरें आ रही हैं। सऊदी बैक्ड फोर्सेस और हुसीस के दरमियान झड़पें। आज की इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन नई टेंशन्स के पीछे क्या रीजन है, इसके पीछे सऊदी अरब का क्या पॉसिबल किरदार है और हुसीस इस हवाले से क्या इल्जाम आयद कर रहे हैं और किन किन जगहों पर नए हमले लॉन्च किए गए हैं। ये जो खतरनाक सिचुएशन डेवलप हो रही है ये सिर्फ यमन तक ही महदूद नहीं, खदशा ये किया जा रहा है कि ये सऊदी अरब और ईरान के दरमियान एक नई प्रॉक्सी बैटल का आगाज हो सकता है। ईरान वॉर के बाद जो एक नई सिचुएशन जन्म ले रही है, इसमें सऊदी अरब और ईरान के दरमियान ये डेवलपमेंट किसी नई टेंशन का पेश खैमा तो नहीं। यमन की सारी सिचुएशन, हुसीज एरियाज का कंट्रोल, सऊदी बैक्ड फोर्सेस किन किन इलाकों पर अपना कंट्रोल जमाए हुए हैं और ओवरऑल सिचुएशन क्या है, आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे जो बहुत इंफॉर्मेटिव होगी। इस सारे मामले को डिस्कस करने से पहले यमन का एक क्विक रिकैप बनता है और उसमें रिसेंट पास्ट में हमने क्या देखा है। इस साल के बिल्कुल आगाज से सऊदी अरब और यूएई का एक इख्तलाफ, जो सदर्न एरियाज में हमने एक लड़ाई देखी थी जहां इंटरेस्टिंगली हुसीस का कोई किरदार नहीं था। बेसिकली एसटीसी एक ग्रुप था जिसको पास्ट में कभी सऊदी अरब ने भी सपोर्ट किया था, लेकिन मेन बैकर उनका यूएई था। सऊदी अरब के यूएई से हो गए इख्तलाफात और सऊदी बैक्ड फोर्सेस ने एसटीसी को निकाल बाहर किया। और इसमें क्या मल्टीपल रीजंस थी कि एसटीसी जो कि सदर्न इलाकों में एक्टिव थे, लेकिन उनकी नजरें आइडन पोर्ट और हदरामौत के प्रोविंस पर थीं, यानी उनके नए एम्बिशन सामने आ रहे थे जिससे जो सऊदी बैक्ड फोर्सेस हैं वो अंडरमाइन हो रही थी। तो सऊदी अरब ने अपना पूरा असर व रसूख इस्तेमाल करते हुए उनको काउंटर किया और उनको निकाल बाहर किया। और हमने कनेक्शन देखा वहां पर इजराइल के साथ कि किस तरह यूएई इजराइल के साथ मिलकर गल्फ ऑफ आइडन के इर्द गिर्द बेसिस का एक जाल बिछा रहा है। और यही नहीं, यमन की कोस्ट के उस पार सोमालियन कोस्ट के ऊपर भी इनके एम्बिशंस थे और यहां भी इनकी बेसिस काम कर रही थी। और आपको पता है सोमालीलैंड का जो एरिया, सो कॉल्ड सोमालीलैंड, जिसको पूरी दुनिया में सिर्फ इजराइल रिकॉग्नाइज करता है, और उसकी बरबरा और बसासो पोर्ट पर इजरायली और यूएई फोर्सेस की जानिब से इन दो पोर्ट्स पर भी काम हो रहा था, जिसको सोमालिया ने सऊदी अरब की मदद से काफी हद तक कोशिश की है रोकने की। लेकिन जो दूसरी पार्टी है जिसको इजराइल और यूएई की बैकिंग हासिल है, वो रुक नहीं रहे। और हमने ये भी देखा था कि यमन की एसटीसी के जो लोग भागे थे सऊदी ऑपरेशन के बाद, उन्होंने सोमालीलैंड में जाकर पनाह ली और इससे भी सऊदी अरब को बहुत ज्यादा गुस्सा चढ़ा और वहां से सोमालिया ने ऐलान किया कि यूएई अब अपना बिस्तर गोल करे। लेकिन ऑब्वियसली ये बैटल्स इतनी आसानी से खत्म नहीं होती। ये पूरा इलाका, इसके आसपास की बेसिस, यहां पर हमने क्लियर इन वीडियोस में डिस्कस किया था अमाराती और इजरायली ऑपरेशंस और किस तरह ये बेसिस के जरिए पूरा एक जाल बिछा रहे हैं। और इसके अलावा यमन का वेस्टर्न रीजन है जहां पर ज्यादातर इलाकों में हुसीस का कंट्रोल है और उस वक्त हुसीस इस सिचुएशन को बड़े मजे से देख रहे थे, आज से 6 माह पहले। और इंटरेस्टिंगली हुसीस ने उस मामले में कोई किरदार अदा नहीं किया क्योंकि ये जो लड़ाई सारी हुई थी वो उन इलाकों से दूर थी जहां पर हुसीस का कंट्रोल है। ये आइडन पोर्ट का बेसिकली मसला था। और आइडन शहर क्यों इंपॉर्टेंट है? एक तो ये कि वो पोर्ट सिटी है, वहां से आपकी तिजारत होती है और सऊदी बैक्ड जो हुकूमत है उनके लिए ये आइडन पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो वेस्टर्न साइड पर हुदैदा पोर्ट है वो हुसीस के पास है। और आइडन की एक और अहमियत भी ये है कि अब ये यमन की ऑफिशियल हुकूमत का एक नया कैपिटल बन चुका है, क्योंकि यमन का ओरिजिनल कैपिटल कौन सा है? सना। सना किसके पास है? हुसीस के पास। तो ये भी एक मजबूरी थी कि इनको कैपिटल सिटी आइडन में शिफ्ट करना पड़ा और एसटीसी को भी वहां से निकाला जो कि यूएई बैक्ड था। और दूसरी तरफ आप देख लें, बहुत दूर सना और उसके आसपास एरियाज में हुसीस का कंट्रोल है और उदैदा का पूरा प्रोविंस और अल उदैदा पोर्ट ये उनके पास है, यानी वेस्टर्न कोस्ट जो कि रेड सी को कनेक्ट करती है वो भी हुसीस के पास है। और हुसीस अक्सर इस इलाके को चोक भी कर देते हैं। इजरायली और अमेरिकन वेसल्स को निशाना भी उन्होंने बनाया था ये 2023 के बाद, जब फलस्तीन की ये सारी बैटल शुरू हुई थी। तो एक ये भी पैगाम दिया था हुसीस ने कि अगर हमारे ब्लॉकेट को आपने जारी रखा तो हम आपको भी सुकून से नहीं बैठने देंगे। आपको याद है ये 2015-16 में सऊदी अरब और हुसीस के दरमियान बैटल इंटेंसिफाई हो गई थी और सऊदी अरब ने इन पर एक ब्लॉकेट लगा दिया था एयर, सी और लैंड की जानिब से, यानी इनके तमाम रूट्स
बंद कर दिए गए, ये तिजारत से महरूम हो गए, ये इंटरनेशनल ट्रैवल से महरूम हो गए। और उस वक्त आपको याद है पाकिस्तान पर भी प्रेशर था कि ये जंग ज्वाइन करे पाकिस्तान। सऊदी अरब ने एक इत्तेहाद भी बनाया, जो सऊदी अरब ने कहा था कि हम दहशतगर्दी के खिलाफ इसको इस्तेमाल करेंगे। लेकिन उस वक्त एक्सपर्ट्स का ये ख्याल था कि ये यमन में हुसीस के खिलाफ जो अंसारुल्लाह हैं, शिया मुसलमान हैं, तो ये खतरा था कि पाकिस्तान अगर उस जंग को ज्वाइन करता है तो एक सेक्टेरियन वायलेंस जन्म ले सकता है। पाकिस्तान ने वो जंग तो ज्वाइन नहीं की, लेकिन पाकिस्तान के एक्स आर्मी चीफ राहील शरीफ ने वो जो सऊदी कोलिशन था उसके हेड बनने को तरजीह दी। सऊदी अरब ने बड़े अरसे तक एक मिलिट्री कैंपेन जारी रखी हुसीस के ऊपर, जो कि किसी हद तक नाकाम रही और हुसीस का कंट्रोल कम होने के बजाय ज़्यादा होता गया। और ये एरियाज़ आप देख सकते हैं, ये हुसीस के पास हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं। और इवन कैपिटल सिटी सना और सऊदी बैक फोर्सेस ईस्टर्न साइड पे जो सारा रेगिस्तानी एरिया है, जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उसमें हदरामौत का एक प्रोविंस इंपॉर्टेंट है, वो इनके पास है। तैज का इलाका इनके पास है, आइडन पोर्ट इनके पास है, और ये कुछ एरियाज हैं जो कि हुकूमत के पास हैं। बाबुल मंडब स्ट्रेट के ऊपर एक और इम्पॉर्टेंट पोर्ट सिटी है अल मौका, उस पर भी हुकूमती फोर्सेस का कंट्रोल है। और हुसीस के पास जो ज़्यादातर इलाके हैं वो पॉपुलेशन सेंटर्स हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट इलाके हैं जहां आबादी भी ज़्यादा है और पोर्ट्स भी शामिल हैं, जैसा कि उदैदा पोर्ट और फिर कैपिटल सिटी सना। तो 2015 से लेकर 20 तक एक इंटेंस फाइटिंग होती है, लेकिन हम देखते हैं कि 2021 में इनके दरमियान पीस निगोशिएशंस का आगाज़ होता है। और जब ये गेम चेंजिंग डेवलपमेंट हुई, जब चाइना ने इन दोनों को कहा, दोनों पार्टीज़ को, सऊदीज़ और ईरानियंस को, कि आप हाथ मिला लो, तो उसी चक्कर में सऊदी अरब ने हुसीस के साथ भी बातचीत करने का फैसला किया। और 2022 से लेकर अब तक हम देख रहे हैं कि सऊदी फोर्सेज और हुसीस के दरमियान एक सीज फायर चल रहा है और पीस डील अचीव करने की कोशिश की जा रही है, फाइनल पीस डील जो कि अभी साइन नहीं हुई। और उसी वजह से क्या हो रहा है कि सऊदी अरब ने अपना जो ब्लॉकेड है वो भी कंप्लीटली खत्म नहीं किया, यानी उनकी इंटरनेशनल फ्लाइट्स अभी भी नहीं हो सकती। उन पर बमबारी इतनी ज्यादा की थी कि उनके प्लेन्स, एयरपोर्ट्स भी बड़ी हद तक तबाह हो गए थे, जो कि हुसीस के पास थे। तो यहां से हमें इस सारी सिचुएशन के बैकग्राउंड का पता चलता है। यानी 2022 से लेकर अब तक एक सीज फायर तो चल रहा है, छोटी छोटी डील्स भी हुई हैं, लोकल लेवल पर पीस डील साइन हुई है, लेकिन ओवरऑल पीस अभी अचीव नहीं हुआ, जिसकी वजह से सऊदी ब्लॉकेड भी बड़ी हद तक अभी जारी है। मतलब इस तरह की डेवलपमेंट्स आती रही कि बहुत से फंड्स रिलीज कर दिए गए, कैदियों के तबादले हो गए, डिफरेंट रोड्स खुल गई। ये हमने 2 साल पहले डिस्कस किया था कि तैज की रोड को ओपन कर दिया गया है, जो कि 3 सूबों को मिलाती है, उदैदा, तैज और इब के प्रोविंस को। और तैज के पूरे सिटी का जो ब्लॉकेड था, जिसमें लोगों के लिए जिंदगी जीरन हो चुकी थी, लोगों को सुख का सांस मिला था। और 2022 से ये जो ट्रूस चल रहा है, इसमें यूनाइटेड नेशंस ने भी अपना एक अहम किरदार अदा किया था और बहुत से फंड्स रिलीज करने की भी बात की गई थी। तो इंडिकेशंस आ रही थी कि चीजें बेहतर सिम्त में ही आगे जाएंगी। और सऊदीज और ईरानी भी बातचीत कर रहे थे, तो इसका क्या मतलब है, ऑटोमेटिकली हुसीस की भी सऊदीज के साथ बातचीत चल रही थी, क्योंकि हुसीस को डेफिनेटली ईरान सपोर्ट करता है, ईरान उनकी मॉरल बैकिंग करता है, उनकी एक मसलकी हमांगी भी है। तो ये रीजन थी जिसकी वजह से हम देख रहे थे कि एक पीस की कैफियत चल रही थी। लेकिन अब क्या हुआ है, अब ये है कि जब अब पोस्ट वॉर सिनेरियो हम देख रहे हैं, अभी पूरी तरह से तो पीस डील इधर भी नहीं हुई ईरान और अमेरिका की, लेकिन हमने एक बहुत बड़ा इवेंट देखा है ईरान में, ईरान के सुप्रीम लीडर का फ्यूनरल, जिसमें पूरी दुनिया से लोग गए हैं। और यहाँ ईरान के पुराने दोस्त यमन के अंसारुल्लाह, उनका भी एक वफ्द ईरान गया बाय एयर, और यहाँ से फिर चीज़ें कॉम्प्लिकेट हुई। या सारी जो कि अंसारुल्लाह के स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है सऊदी फोर्सेस पर कि उन्होंने हमारी इस फ्लाइट को डिस्टर्ब करने की कोशिश की है और हमारा रास्ता ब्लॉक किया है। उनके मुताबिक हमारा ये जो तैयारा ईरान गया था, इसमें 200 पेशेंट्स थे और एक डेलीगेशन था अंसारुल्लाह का, जो कि तेहरान ट्रैवल कर रहा था सुप्रीम लीडर के जनाजे में शिरकत करने के लिए। और इंटरेस्टिंगली ये पिछले 10 सालों में यमन से उड़ने वाली पहली फ्लाइट है जो कि ईरान की तरफ गई है। और जब से ये कॉन्फ्लिक्ट इंटेंसिफाई हुआ था 2015 के बाद, तब से कोई फ्लाइट नहीं उड़ी, क्योंकि सारा एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया था और दूसरा ब्लॉकेड लगाया हुआ था सऊदी अरब ने, जो हमने बताया कि बड़ी बमबारी की हुई है सऊदी अरब ने यहाँ पर। तो इस डेवलपमेंट के बाद याया सारी जो कि अंसारुल्लाह के स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने धमकी लगाई है सऊदी अरब को। उन्होंने कहा कि हम
तुम्हारे इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाएंगे, हम तुम्हारे एयरपोर्ट्स को टारगेट करेंगे अगर तुमने हमारी मूवमेंट्स में खलल डालने की कोशिश की। उनके वर्ड्स थे कि वी वांट द क्रिमिनल सऊदी एनिमी अगेंस्ट रिपीटिंग एनी अटेम्प्ट टू वायलेट आवर एयर स्पेस और any aggression targeting our country. Such actions will be met with a comprehensive response targeting its airports and vital interest on land and sea. हम समंदरों में और ज़मीन के ऊपर तुम्हारे vital interest को निशाना बनाएंगे। हुसीज ने यहाँ मजीद कहा कि मुतादिद सऊदी वॉर प्लेन्स ने हमारे इस तैयारे को रोकने की कोशिश की और उन्होंने फ्यूचर के लिए भी वार्न किया है कि हमारी एयर स्पेस को वायलेट ना किया जाए और पास्ट की गलतियां ना दोहराई जाएं जो कि आप हम पर पहले हमले करते थे अमेरिका के साथ मिलकर। और उन्होंने मजीद कहा कि हमारी फोर्सेस ने एयर डिफेंस मिसाइल्स का इस्तेमाल किया है और दूसरे एसेट्स को एक्टिवेट किया है ताकि सऊदीज की जानिब से इस इन्फिल्ट्रेशन को काउंटर किया जा सके। उन्होंने कहा कि हमने इन सऊदी वॉर प्लेन्स को काउंटर किया है जिन्होंने ईरान से आने वाले सिविलियन एयरक्राफ्ट को रोकने की कोशिश की हमारी एयर स्पेस के ऊपर, जिसने सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड होना था। और याद रहे कि सना हुसीज के कंट्रोल में है, जिसके ज़्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर और एयरप्लेन्स को ऑलरेडी तबाह बर्बाद किया जा चुका है। यानी इनकी स्टेटमेंट से ऐसे लगता है कि ये तैयारा ईरान की तरफ से आया था, यानी ईरान ने भेजा था सना से स्पेशल डेलीगेशन को होस्ट करने के लिए, जिसको रिपोर्टेडली सऊदी अरब ने रोकने की कोशिश की और उसी वजह से हुसीज का बड़ा सख्त स्टेटमेंट आया है। और उसके बाद हमने इनके रिस्पॉन्स में मजीद एग्रेशन देखी है और उसके बाद इन्होंने इस एग्रेशन का जवाब ज़मीन पर देने की भी कोशिश की है और डिफरेंट एरियाज में हुकूमती फोर्सेस को निशाना बनाया है और रिपोर्टेडली 16 बंदे मार दिए हैं। और ये सारा यमनी मीडिया कह रहा है कि ये पिछले कुछ सालों में यानी 2022 के बाद से लेकर अब तक ये सबसे डेडली अटैक है हुसीज की जानिब से, जबकि हुकूमती फोर्सेस का कहना है कि हमने भी इनके बंदे मारे हैं। उनके मुताबिक हमने इनके 50 लोग मारे हैं। यहाँ जो फ्रेश झड़पें हुई हैं ये दो इलाकों में हुई हैं। एक तो हुदैदा प्रोविंस का जो सदर्न पार्ट है, जबले दुबुस का इलाका, यहाँ पर हुसीज ने कार्रवाई की है और तैज का इलाका, तैज वो इलाका है जहाँ पर ज़्यादातर सऊदी बैक्ड फोर्सेस का कंट्रोल है। लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक यहाँ हुसीज ने अपने सिपाहियों को बड़ी तादाद में मोबिलाइज किया है और वो प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं और तैज के डिफरेंट इलाकों को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रहे हैं। और याद रहे ये वही इलाका है जहाँ 2 साल पहले एक पीस डील हुई थी और तैज रोड को खोला गया था, क्योंकि तैज का जो मेन सिटी है वो हुकूमती फोर्सेस के पास है, लेकिन आसपास का जो इलाका है वहाँ पर हुसीज बैठे हुए हैं। तो इसी वजह से वहाँ भी एक ब्लॉकेट की कैफियत थी और लोगों की ज़िंदगी बहुत मुश्किल थी और उस रोड के खुलने से एक उम्मीद पैदा हुई थी। और अभी रिसेंटली भी बात करें, 2 महीने पहले इन दोनों फोर्सेस के दरमियान एक प्रिजन एक्सचेंज का तबादला हुआ था कि दोनों साइड्स के तकरीबन 15-15 सोल्जर्स को छोड़ा गया था। और जबले दबास के इलाके में भी हुसीज ने सऊदी बैक्ड गवर्नमेंट की बहुत सी पोजीशंस को कैप्चर किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हुसीज ने यहाँ पर स्नाइपर्स का इस्तेमाल किया है और ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया गया है सऊदी बैक्ड गवर्नमेंट फोर्सेस को निशाना बनाने के लिए और काफ़ी एग्रेसिव पोस्चर है उनका। और इस नॉर्थ वेस्टर्न इलाके में इम्पॉर्टेंट है हुदैदा की पोर्ट सिटी, जो कि हुसीज के कंट्रोल में है और हुसीज इसका कंट्रोल किसी भी सूरत नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि वो ये समझते हैं कि थोड़ा बहुत जो दुनिया से इनका कनेक्शन है वो इसी हुदैदा पोर्ट से है, जो कि सऊदी अरब के ब्लॉकेट को तोड़ने में थोड़ी सी मदद ज़रूर करता है। और यही वो पोर्ट सिटी है जहां पर पिछले कुछ सालों में अमेरिका और इजराइल ने बहुत ज़्यादा स्ट्राइक्स की हैं। ये रेड सी के ऊपर एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट सिटी है और जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि अगर हम साउथ में चले जाएं तो आइडन का शहर ऑफिशियल हुकूमत के पास है। इस पूरी लड़ाई से हमें क्या समझ आता है कि ये डेफिनेटली एक इन्फ्लुएंस की गेम है सऊदी अरब और ईरान के दरमियान, जो अभी भी जारी है। मतलब इतनी कोशिशें हो रही हैं, इतना कुछ होने के बावजूद, इतने ट्रूस और पीस डील्स के बावजूद पीस कायम नहीं हो पा रहा। और आप देखें ये जो जंग हुई है ईरान और अमेरिका की, इसके बाद एक नई इनसिक्योरिटीज़ ने जन्म लिया है दोनों साइड्स के अंदर, ईरान के अंदर भी और सऊदी अरब के अंदर भी। और ज़्यादातर ये जो इनसिक्योरिटी है वो डेफिनेटली इन अरब रियासतों के अंदर है कि ईरान का इन्फ्लुएंस मज़ीद बढ़ेगा, ईरान मज़ीद इम्बोल्डन होगा इस जंग के बाद। और जिस तरह पूरी दुनिया सुप्रीम लीडर के जनाजे पर आई है तो ईरान की ही वाह वाह हो रही है इस वक्त। तो सऊदीज़ को डेफिनेटली एक ये थ्रेट तो रहेगा कि अगर हुसीज बिल्कुल आज़ाद हो जाते हैं तो उनका ईरान से एक ओपन कनेक्शन डेवलप हो सकता है, जो कि हमारे लिए ख़तरे का बायस बन सकता है। इसलिए वो कभी नहीं चाहेंगे कि सना और तेहरान के दरमियान फ़ज़ाई राब्ते बहाल हों, जिससे पॉसिबली ईरान इनको मज़ीद डायरेक्ट सपोर्ट प्रोवाइड करे।
यानी इन्होंने ब्लॉकेट के जरिए बड़े अरसे तो रोक के रखा है ईरान को कि वो इनको कोई लॉजिस्टिकल सप्लाई प्रोवाइड ना कर सके। लेकिन अब ये जो नई इक्वेशन डेवलप हुई है जिसमें ईरान बहुत ज़्यादा इम्बोल्डन हुआ है और ईरान ने तैयारा भेजा है यमन के अंदर के आप अपना डेलीगेशन लेकर आएँ, ये चीज़ें बहुत से ममालिक के लिए तशवीशनाक हैं और सबसे ज़्यादा सऊदी अरब के लिए, क्योंकि सऊदी अरब का इनके साथ एक बड़ा बुरा पास्ट है हूसीस के साथ। तो इसलिए उन्होंने इनको यहाँ कर्टेल करने की कोशिश की है, जिसका हूसीस ने बड़ा एग्रेसिव जवाब दिया और उन्होंने दुश्मन करार दिया सऊदी अरब को इस पीस डील के होते हुए, जहाँ सऊदीस को ये डर है कि ईरान का इन्फ्लुएंस मजीद बढ़ रहा है और हमारे सदर्न साइड से ये हूसीस को भी मजीद इम्बोल्डन कर सकते हैं। ईरान का एक ये कंसर्न है और एक गुस्सा है इन अरब रियासतों में कि इन्होंने क्यों फैसिलिटेट किया अमेरिका को हमारे खिलाफ हमलों में। इसलिए हम देख रहे हैं कि ईरान की जो टोन है इन अरब ममालिक की तरफ पिछले कुछ महीनों में बहुत अग्रेसिव हुई भी है और वो बिल्कुल सीधे वे में है। और जिस तरह की एक डिप्लोमेटिक टोन ईरान के सुप्रीम लीडर की हुआ करती थी, अब वो ईरान की नहीं रही, क्योंकि ईरान ये समझता है कि इन सब ने मिलकर हमें धोखा दिया है और अब वो 1 इंच भी कंसीड करने के लिए तैयार नहीं है। और डेफिनेटली वो भी अब हूसीस के साथ अपने रवाबित को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, उनको इम्बोल्डन करने की कोशिश करेंगे, जो कि सऊदी अरब को पसंद नहीं आएगा अनलेस इनकी कोई बहुत बड़ी डील नहीं हो जाती सऊदी अरब और ईरान की और फिर सऊदी अरब और हूसीस की। 2022 से हम ये तो देख रहे हैं कि बड़ी हद तक अमन कायम है। हूसीस का सऊदी बैक्ड फोर्सेस के दरमियान कोई बड़ा पंगा नहीं आया, लेकिन ये जो हुआ है अब पंगा हो चुका है और पुराने घाव दोबारा जिंदा हो सकते हैं। और सऊदी अरब ने भी इसीलिए अभी तक अपना ऑफिशियल ब्लॉकेट ख़त्म नहीं किया हूसीस के लिए। और पिछले 4 सालों में जो पीस अब तक अचीव हुआ था वो बड़ी हद तक खतरे का शिकार है। हूसीस के मुताबिक सऊदी अरब के खिलाफ हमारी तमाम ऑप्शंस ओपन हैं और हमारी उंगलियां ट्रिगर पर हैं। 2015 से लेकर 21 तक जो इनके दरमियान झड़पें हुई थी, जिसमें आप कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली सऊदी अरब और ईरान भी मुलव्विस थे, इस जंग के खात्मे की बड़ी वजह यह थी कि इसका कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा था और हूसीस कमज़ोर नहीं हुए थे बल्कि मज़ीद इम्बोल्डन हो रहे थे। और इनकी जो रेजिलियंस है वो बड़ी मशहूर है इस पूरे इलाके में, ये इतनी जल्दी हार नहीं मानते। और यही वो रीज़न थी जिसकी वजह से सऊदी अरब ने फैसला किया था कि इनसे बातचीत की जाए। और सऊदी अरब के वैसे भी इकनॉमिक एम्बिशंस हैं, 2030 तक उन्होंने अपनी इकॉनमी को डाइवर्सिफाई करना है, तो इसलिए भी वो अपने पंगों को कम करना चाह रहे हैं। रेड सी के ऊपर हो या ईरान के साथ हो या इजराइल के साथ हो, रेड सी के ऊपर वो डिफरेंट रिजॉर्ट्स बना रहे हैं और अपनी इकनॉमिक एक्टिविटी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। तो इसलिए सऊदीज़ की हमें ये ख्वाहिश नज़र आई थी 2022 के बाद कि इन सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को कम करो। और इसलिए यूएई ने जब यहाँ पर अपना एक किरदार अदा करने की कोशिश की सदरन इलाकों में, तो वहाँ भी यूएई को एक ज़बरदस्त मार पिलाई सऊदी अरब ने, फौरन इनको काउंटर किया। हूसीस को चेक में रखना इजराइल के मफाद में भी है, क्योंकि ये इजराइल की तरफ भी मिसाइल दागते हैं और इजराइल की जो इलाद पोर्ट है जो उनकी सदर्न साइड है वहाँ इनको डिस्टर्ब करते हैं। और डेफिनेटली बाबुल मंडप स्ट्रेट में भी ये इजरायली और अमेरिकन वेसल्स को निशाना बना चुके हुए हैं, जिससे इजराइल के साथ भी इन्होंने खुलेआम दुश्मनी का ऐलान कर दिया था। इससे हमें ये भी पता चलता है कि इन इम्पॉर्टेंट चोक पॉइंट्स की कितनी ज़्यादा अहमियत है। सऊदी अरब, इजराइल, यूएई और ईरान हर कोई इन चोक पॉइंट्स पर अपना इन्फ्लुएंस इंक्रीज करना चाहता है। जिस तरह ईरान का इन्फ्लुएंस है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के ऊपर, सऊदी अरब और अमेरिका नहीं चाहते कि बाबुल मंडप स्ट्रेट को हूसीज इतनी आसानी से चोक कर दें, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बाद सऊदीज के पास दूसरा ऑल्टरनेटिव यही रह जाता है। तीसरा एक और रास्ता भी है, अगर वो ओमान का रास्ता इस्तेमाल करें, क्योंकि ओमान लार्जली पीस में है। लेकिन ये रेड सी और बाबुल मंडप स्ट्रेट एक बहुत वाइटल चोक पॉइंट है और इस चोक पॉइंट पर यूएई और इजराइल के अपने एम्बिशंस हैं, जैसे हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। सऊदी अरब के अपने एम्बिशंस हैं और ईरान भी यहाँ चाहता है कि हूसीस का इन्फ्लुएंस हो और ज़रूरत पड़ने पर इस इम्पॉर्टेंट गुजरगाह को भी चोक कर दिया जाए। इम्पॉर्टेंट शिपिंग रूट्स पर अपना कंट्रोल, दुश्मन को ये रूम ना दिया जाए कि वो हमारे रास्तों को ब्लॉक करे। और आसपास के आइलैंड्स के ऊपर यूएई और इजरायली फोर्सेस भी बैठी हुई हैं। यहाँ पर सऊदी अरब इनके इन्फ्लुएंस को काउंटर करना चाहता है, लेकिन अब सऊदी अरब के लिए एक बड़ा चैलेंज है अंसारुल्लाह। सऊदी अरब ये भी नहीं चाहता कि इनकी डायरेक्ट फ्लाइट्स और डायरेक्ट राब्ते इस्टेब्लिश हो जाएं ईरान के साथ, जो सऊदीज के मुताबिक इनके इन्फ्लुएंस को सीरियसली चैलेंज कर सकता है। इसलिए जैसे ही फ्लाइट उड़ी, सऊदी अरब ने उसको डराने की कोशिश की
और अब आने वाले दिनों में देखना है कि ये सिचुएशन किस तरह डेवलप होती है। इस हवाले से सऊदी अरब और ईरान में कोई बातचीत होगी और इसका मेन हल सऊदी अरब और ईरान के दरमियान बातचीत से ही निकलेगा कि वो इस हवाले से क्या फाइनल डिसीजन लेते हैं। उन्होंने बातचीत के ज़रिए इस मसले को हल करना है या एक नई लड़ाई में पड़ना है। और यहाँ पर आप जहन में रखिए कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का भी एक डिफेंस एग्रीमेंट है और सऊदी अरब इसलिए पैसे खर्च कर रहा है कि इस तरह की मुश्किल सिचुएशंस में पाकिस्तान इनकी मदद करे। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में इस कॉम्प्लिकेटेड मैटर में क्या पाकिस्तान इन्वॉल्व होगा, जो कि मेरा बिल्कुल नहीं ख्याल। जिस तरह पाकिस्तान ईरान और सऊदी अरब के मामले में दूर रहा है, बल्कि पाकिस्तान ने डिप्लोमेसी के ज़रिए मसला हल करवाया है। मिलिटरीली मेरे हिसाब से पाकिस्तान इन्वॉल्व नहीं होगा। और इसके अलावा आप क्या समझते हैं कि इस हवाले से सऊदी अरब और ईरान कोई निगोशिएटेड सेटलमेंट करने में कामयाब हो जाएंगे या ये एक नया कॉन्फ्लिक्ट जन्म ले रहा है मिडिल ईस्ट के अंदर? क्या हुसीस के साथ सऊदीज़ की तलखियाँ बढ़ेंगी या कम होंगी आने वाले दिनों में? यानी आप लड़ाइयों में मज़ीद इजाफा देख सकते हैं या इसको यहीं पर दबा दिया जाएगा? आप क्या समझते हैं? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज़ दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुँच जाएँ। द वाइट साइड एक ऐसा एग्जाम्पलरी प्लेटफॉर्म है जिसने आज तक कॉन्टेंट के हवाले से किसी से डिक्टेशन नहीं ली। बमुश्किल 2 से 3 पेड कैंपेन्स की हैं और वो भी नॉन पॉलिटिकल। और इसके अलावा हम सारी रिसर्च, सारा डेटा खुद प्रोड्यूस करते हैं और कोशिश करते हैं कि बेस्ट इंफॉर्मेशन अपने व्यूअर्स तक पहुंचाएं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हम पर। हम पाकिस्तान में इंडिपेंडेंट मीडिया की असल शक्ल हैं। हम किसी से डायरेक्शन नहीं लेते बल्कि अपनी डायरेक्शन खुद बनाते हैं। हमें भारत ने भी बैन किया हुआ है और पाकिस्तान में भी मीडिया के हालात कुछ साजगार नहीं, और बाज़ औक़ात हमें इसी वजह से एहतियात बरतनी पड़ती है। हमारे इस इंडिपेंडेंट काम को सपोर्ट करने के लिए आप हमें पेट्रियन पर फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं, और जो हमें करंटली सपोर्ट कर रहे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे बड़े भाइयों की तादाद अभी थोड़ी है, लेकिन इनकी यही सपोर्ट हमारे लिए बहुत मैटर करती है। हमें पेट्रियन पर आप इस लिंक पर जाकर सपोर्ट कर सकते हैं। हम हुकूमतों के हर गलत एक्शन को क्रिटिसाइज करते हैं और सिस्टम की जो नाकामियां हैं उसको हाईलाइट करते रहते हैं, लेकिन हमारा जो एक रीजनल नैरेटिव है उसको भी दुनिया के सामने रखते हैं। यानी बताते हैं दुनिया को कि हम रीजन की आवाज़ हैं, हम पाकिस्तान की आवाज़ हैं। एक सही मानों में पाकिस्तानी आवाज़ जो कि पाकिस्तानी नैरेटिव दुनिया को दिखाती है, जिसमें हमारी कामयाबियां और चैलेंजेस दोनों शामिल होते हैं।